लास्ट क्लास में हमने किया था टॉर्क। टॉर्क क्या होती थी? आर क्रॉस एफ। अच्छा, सबसे पहले हमें कभी भी क्या चाहिए होती थी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, यहाँ पे मान लिया ये एक डोर था, है ना, यहाँ पे हैंडल था उसका, तो टॉर्क क्या होती थी? आर क्रॉस एफ। अच्छा, कोई भी बॉडी रोटेट कब करती थी? जब टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन में आए ना। केस 1 मैंने क्या लिया था? व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस हैंडल पे फोर्स मैंने ऐसे लगाई थी, तब क्या ये डोर रोटेट कर रहा था? ये जो डोर है, इसका ये हैंडल है, इस पे फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये डोर रोटेट करेगा? नहीं कर रहा। टॉर्क करते हैं आर क्रॉस एफ, आर ऐसे एफ ऐसे, तो आर क्रॉस एफ करा तो टॉर्क गया इधर, राइट हैंड थंब रूल। तो टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट इसमें नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने कहा था ये डोर रोटेट नहीं करेगा। फिर केस 2 लिया था, व्हेन फोर्स इंटरसेक्ट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, इस हैंडल पे मैंने फोर्स ऐसे लगाई थी ताकि फोर्स को मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो जाके इसको ही कट करेगा, तो तब भी ये डोर रोटेट नहीं करा था। अच्छा, फिर तीसरे केस में आपने फोर्स कहाँ लगाई थी? स्क्यू लगाई थी। फोर्स इज स्क्यू विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसे लगाई थी फोर्स, ऐसे। तो तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो गई थी। ये तो थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये था आर, और ये थी फोर्स। तो आर एफ, आर क्रॉस एफ, टॉर्क कहाँ गई? आपसे दूर गई। आप अगर ऊपर से देख रहे हो तो टॉर्क कहाँ गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन में है पूरी की पूरी, हाँ, और आपसे दूर गई तो चीज कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज घूम जाएगी। जब टॉर्क आपकी तरफ आएगी तो चीज कैसे घूमती थी? एंटी क्लॉकवाइज। सबसे अच्छी टॉर्क कब आती है? जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो। ये एक्सिस थी, ये आर था और ये एफ था। तीनों चीजें जब परपेंडिकुलर होती है तो बॉडी सबसे अच्छी घूमती है ना। तीनों चीजें जब परपेंडिकुलर थी तो टॉर्क सबसे अच्छी आती थी। अब करते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है समझने के लिए। तो सिर्फ समझने वाली चीज है, लिखने वाला तो बहुत कम है इसमें। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, 3D में है ये, तो पेज पे बना हुआ है, 2D के अंदर बना हुआ है, 3D इसलिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पता नहीं कहाँ से है, ठीक। अब इमेजिन करते जाना, आपको वो फिगर कैसी नजर आ रही है? आपको तो एक सिलेंडर सा नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूँ वो एक रेक्टेंगल है, वो एक रेक्टेंगल है जो आपको सिलेंडर नजर आ रहा है। अच्छा, तो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप, चलो ये इमेजिन करना। एक ना लूप थी, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, और उसकी शेप ना ऐसी है। एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने ऐसे रखी हुई है, ऐसे टेढ़ी सी करके, ऐसे भी नहीं रखी, ऐसे भी नहीं रखी, मतलब ये और ये, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने ऐसे पकड़ रखी है और आपको कहा है ऐसे देखो ऊपर से। आपको इस टाइम ये कैसा नजर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। अब कैसी नजर आ रही है? वहां से देखोगे तो बिल्कुल सिर्फ ये चीज नजर आ रही है, आपको क्या पता पीछे से ये ऐसे था, ठीक। तो वही बात है, ये रेक्टेंगुलर लूप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। उसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रख दी, बीच में ये कुछ नहीं है, बस 4 वायर है, 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर, एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रख दिया, टेढ़ा सा रख दिया, ठीक। अब इसमें भेज दिया करंट। करंट कैसे भेजा? ऐसे, आप ऊपर से देख रहे हो तो करंट ऐसे आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो मतलब डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? बाहर। फिर ये करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, बस ऐसे ही इमेजिन करते हैं पूरी डेरिवेशन, बस देखते चलना। करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, फिर ये करंट ऐसे। रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल की ये वाली चीज है ए, ये वाली चीज है बी, छोटा ए छोटी बी, ए बी। अच्छा, करंट कैसे जा रहा है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक। यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ से इधर गया, ये करंट ऐसे गया, फिर करंट ऐसे गया। इसको ऐसे टेढ़ा सा मैंने रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट क्या होती थी? अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप, एक लूप में अगर करंट जा रहा है तो उसको बोलते थे डाइपोल, ठीक। डाइपोल का आंसर कितना आता था? करंट इंटू एरिया, याद आ गया? डाइपोल का आंसर आता था करंट इंटू एरिया। करंट इसमें जा रहा है आई, एरिया क्या है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, छोटा ए इंटू छोटी बी,
छोटा ए इंटू छोटी बी करंट इंटू एरिया। डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल की? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर, तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट। फटाफट से फिर दोबारा देखना, यहाँ पे है, ना समझ आए तो बता देना, ठीक है। ये डेरिवेशन सबसे डिफिकल्ट है। यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड थी। इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे रख दी, ऐसे टेढ़ी सी करके रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी। अच्छा, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ कितनी थी? ये है ए बी, छोटा ए छोटी बी, तो ये लेंथ ब्रेड्थ ऐसे रख दी। फिर मैंने इसमें भेज दिया करंट। करंट कैसे भेजा? ऐसे भेजा, ये करंट इसमें आई, फिर ये करंट ऐसे गया, फिर ये करंट ऐसे गया, फिर ये करंट ऐसे गया, ऐसे। अच्छा, अब आप इसको देख कहाँ रहे हो? आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में आपको क्या नजर आएगा? करंट ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, ठीक। तो करंट जब ऐसे नजर आएगा तो आपको तो बस एक डॉट नजर आएगा, डॉट का मतलब आउटवर्ड्स, करंट ऐसे, फिर ये करंट ऐसे गया, फिर ये करंट ऐसे गया अंदर की तरफ, फिर ये करंट ऐसे गया, ठीक। तो ये करंट ऊपर आया, तो ऊपर आ गया तो मतलब ये डॉट है। डॉट का मतलब पता है क्या है? ये करंट है, करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा था, फिर ये करंट ऐसे चला गया, समझ लो, बी लेंथ में करंट ऐसे चला गया, फिर करंट कैसे चला गया? ये अंदर गया करंट, तो अंदर की मतलब ये क्रॉस लगा दिया। इसकी लेंथ कितनी है? इस वायर की लेंथ ए। अच्छा, फिर ये करंट ऐसे चला गया, बी वायर की लेंथ में ये करंट ऐसे चला गया। बोले समझ आया? सर ये रेक्टेंगुलर है सर, यहाँ पे कौन सा लेंथ है? हाँ यार, वो 2D को 3D में, 3D फिगर को 2D में बनाया हुआ है। फिर 2D में बनाया तो सर रेक्टेंगल होना चाहिए इस लेंथ। फिर आगे वाली चीजें टफ हो जाएंगी जो हमने आगे कराऊंगा, ठीक। रेक्टेंगल की जो 2D होता है, हाँ, तो सिलेंडर को 3D होता है ना। यस सर। मतलब अब मेरे को चीजें दिखानी है, जैसे आउटवर्ड इनवर्ड नहीं होती थी, यस सर। अब मेरे को या तो बाहर वाली चीजें आउटवर्ड इनवर्ड करनी पड़ेगी। मैंने जानबूझ के रेक्टेंगल ही ऐसा वाला मान लिया, मतलब ऐसा रेक्टेंगल नहीं लिया कि आपको सामने से एकदम से नजर आ जाए। ये रेक्टेंगल नहीं लिया मैंने ये रेक्टेंगल लिया, ये देख रहे हो? इस टाइम आपको कितना नजर आ रहा है? इसका पीछे वाला पोर्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल सामने से देखोगे आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा तो बस इसका आइडिया लगेगा। आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामने से एक लाइन नजर आएगी, बट यहाँ साइड से देखो तो ये एक रेक्टेंगल था, तो ये देखो, ये ऐसे करंट आया तो वो डॉट से दिखा दिया, ठीक। फिर ये चीज है जो ये चीज दिखानी थी आपको, इसलिए मैंने ये चीज दिखा दी ऐसे। फिर ये वायर गई अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ गई, और वो पीछे वाली जो दिखी नहीं थी वो ये वाली वायर, ठीक। ये पीछे वाली वायर है जो आपको सामने से तो दिखनी ही नहीं, सामने से सिर्फ ये नजर आ रहा है, ठीक है जी, समझ गए? अच्छा, अब तो मैंने कहा था आपको एक ऐसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप मैंने इसमें रख दिया। अब पढ़ो आप डेरिवेशन नंबर 5। डेरिवेशन नंबर 5, करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगती थी, है ना। करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगती थी। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स लगती थी बिल, आइडियल क्रॉस बी या फिर बिल। चलो भी देखते चलो बारी बारी। ये मैंने करंट कैरिंग लूप ऐसे रखा हुआ था। सबसे पहले आइडियल कहाँ था? इधर था। एक एक पॉइंट को पकड़ दो। ये एक वायर ऐसे है, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, बीच में कुछ नहीं है, बस एक लूप है, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ठीक। रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से क्या निकलती है? सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट। अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ डाइपोल। हर डाइपोल की एक डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल मूवमेंट का आंसर क्या आता था? करंट इनटू एरिया। करंट इसमें आई है, एरिया छोटा ए इंटू छोटी बी, डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, ये डायरेक्शन है, ठीक, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से ये आई डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, करंट इनटू एरिया।
एरिया क्या हो गया छोटा a इंटू छोटी b फॉर वन टर्न। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा भाई, ये जो वायर है ये ऐसे ऐसे थी, बहुत सारे लपेटे दिए हुए हैं इसको, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगी, करंट इंटू एरिया इंटू n, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो, करंट इंटू एरिया, कैपिटल A मान लिया, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कैपिटल A होता है, ठीक, डायरेक्शन ये थी। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैंने मान लिया डाइपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ तक ठीक है। अगली बात, अब हमने डेरिवेशन नंबर 5 पढ़ी कि भाई ये जो करंट ऐसे ऐसे था, इस वायर को देखो, आइडियल ऐसे है, सिर्फ इस वायर को, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का है उधर है, तो आइडियल क्रॉस बी करते हैं, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल की तरफ फिंगर्स रखी, बी की तरफ कर्ल करा, फोर्स कहाँ लगी, अब देखना ट्विस्ट आएगा अच्छा था, ऐसे रखी थी, फोर्स इस पे कहाँ लगी, पीछे वाली वायर पे फोर्स कहाँ लगी, मेरी तरफ, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लगी मेरी तरफ, इस पे फोर्स लगी इधर मेरी तरफ। अच्छा जी, फिर वो करंट ऐसे गया, इसको याद रखना ठीक है, इस पे फोर्स कहाँ लगी, पीछे वाली वायर पे मेरी तरफ, आइडियल इधर है, ऊपर वाली वायर में बी उधर है, तो आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लगी ऊपर, इस वाली वायर पे फोर्स लगी ऊपर, इस वाली वायर पे देखना करंट कैसे गया था, ऐसे गया था, फिर ऐसे, इस वाली वायर पे आइडियल इधर बी उधर, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लगी आपकी तरफ, फिर दोबारा सिर्फ आइडियल को देखो, ये आइडियल बी उधर है, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लगी आपकी तरफ, इस पे फोर्स लगी आपकी तरफ, इस पे फोर्स लगी ऊपर, इस पे फोर्स लगी थी मेरी तरफ, इस पे फोर्स देखते हैं, आइडियल इधर बी उधर, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स कहाँ लगी, नीचे। अच्छा इस पे फोर्स लगी नीचे, इस पे फोर्स लगी ऊपर, दोनों फोर्स आपस में कट गई, ये फोर्स लगी थी उधर, ये फोर्स लगी इधर, ये भी कट गई, लेकिन ये टेंडेंसी क्या रखता है, जब इस पे फोर्स लगाओगे आप उधर, ठीक, इस पे फोर्स लगाओगे इधर, क्या ये घूमने की टेंडेंसी रखता है या नहीं रखता, बस ये आपको इमेजिन करना है, ठीक, इस पे फोर्स लगी है बिल्कुल सीधी सीधी इधर, इस पे फोर्स लगी है बिल्कुल सीधी सीधी इधर, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, बस वही टॉर्क है, घूमी ना ये, यहाँ से पकड़ के ऐसे घूम गई तो टॉर्क आ गई, मुझे वही निकालना है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने एक्सपीरियंस करना है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, कहाँ रखी हुई है, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप थी, उसके ऊपर टॉर्क कोई लगती है तो बता दो, इस पे फोर्स लगी आपकी तरफ, इस पे फोर्स लगी थी मेरी तरफ, ध्रुव आ रही है आवाज में, ठीक है, ये वाली जो थी, ये वाली वायर, इस पे फोर्स कहाँ लगी, मेरी तरफ लगी इधर, तो इस पे फोर्स लगी इधर, आइडियल ऐसे था, बी उधर है, तो आइडियल की तरफ फिंगर्स रखिए, देखो आइडियल कहाँ है, करंट है बाहर की तरफ, बी है उधर, तो आइडियल क्रॉस बी, बोर्ड पे देखते चलो, करंट है बाहर की तरफ, बी है उधर, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स कहाँ लगी, ये। अच्छा फोर्स का आंसर आता क्या था, बिल, जब आइडियल और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स का आंसर आता था बिल, तो फोर्स इज इक्वल टू बी, आई तो आई है, ये एल कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ए, छोटा ए, ठीक, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स फोर्स कितनी लग जाएगी, एन बी आई ए, पक्का समझ गए, बिल बी आई लेंथ ए फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये, और इस पे फोर्स कहाँ लगी थी, ठीक, ये इसका क्या मतलब है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, आइडियल इधर हो गया, बी उधर है, तो आइडियल की तरफ फिंगर्स रखी, बी की तरफ कर गई, आंसर कहाँ गया, इसके हिसाब से इधर, और जब मैं बोर्ड पे कर रहा था आइडियल इधर थी, ऐसे ऐसे करंट जा रहा था, आइडियल इधर बी उधर, तो आइडियल क्रॉस बी, फोर्स कहाँ लगी थी, ऐसे आपकी तरफ, तो ये फोर्स लगी इधर, एन बी आई ए, ठीक, तो रोटेशन तो आ रही थी, ये तो हमें समझ आ गया कि बॉडी रोटेट करेगी। अच्छा जी, बॉडी रोटेट करेगी तो टॉर्क आ गई। अब मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ रोटेट कर रही है, ये गलत स्टेटमेंट है, मुझे ऐसे कहना चाहिए था, इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है, ये एक सही स्टेटमेंट है, एक्सिस होनी बहुत ज़रूरी है, तो ये कहना कि ये बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे थी ऐसे होगी, ये गलत बात है, मुझे एक्सिस बतानी पड़ेगी, एक्सिस क्या लेनी है। अगर मैं एक्सिस लेता हूँ ये, कायदे से मुझे यही लेनी चाहिए, ये जहाँ मैंने पकड़ रखा है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर दी, ठीक। अगर मैं एक्सिस ले लेता हूँ ये, तो मुझे इस वाले फोर्स की वजह से भी टॉर्क निकालनी पड़ेगी, और इस वाले फोर्स की वजह से भी टॉर्क निकालनी पड़ेगी,
ठीक, मैंने डेरिवेशन को छोटा बनाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने ये काम किया था, मुझे डेरिवेशन को छोटा बनाने के लिए मैंने जानबूझ के इसको एक्सिस मान लिया, इसको एक्सिस मान लिया, या फिर इसको एक्सिस मान लिया। एक फोर्स यहाँ से गई थी ना, मैंने जानबूझ के इसको एक्सिस मान लिया, इस लाइन को। उससे फायदा क्या होगा, जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास करती है उसकी टॉर्क कितनी होती है, 0 हो जाती है व्हेन फोर्स इंटरसेक्ट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने जानबूझ के इसी लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, ताकि ये वाली जो फोर्स थी जो इसमें से निकल रही थी, एक्सिस को कट कर रही है तो उसकी टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो क्रॉस था, इसी क्रॉस को मैंने, इसी लाइन को मैंने क्या मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। तो ये वाली जो फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रही है, इसी को इंटरसेक्ट कर रही है। इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितनी आ जाएगी, ठीक, इस फोर्स की टॉर्क कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी तो कोई टॉर्क आएगी नहीं, क्योंकि ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंटरसेक्ट कर रही है। आ रही है बस में? अच्छा जी, फिर इमेजिन यही करेंगे, बोर्ड पे तो बनाऊंगा बस में। फिर दोबारा देखना, करंट ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ये करंट ऐसे जा रहा था, इस पे फोर्स लगी ऊपर, इस पे फोर्स लगी नीचे, कट हो गई, खत्म हो गई। इस पे फोर्स लगी थी आपकी तरफ, इस पे फोर्स लगी थी मेरी तरफ। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, स्मॉल बी, ये लेंथ कितनी है, स्मॉल ए। डाइपोल मूवमेंट कहाँ आई थी, ये बाहर की तरफ। क्या फॉर्मूला होता था, करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, ये, दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। डाइपोल मूवमेंट इधर, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर, और दोनों के बीच में एंगल था थीटा। अच्छा जी, ये मैंने मान ली जानबूझ के एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये फोर्स की वजह से टॉर्क आ गई 0, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रही है, इस वजह से इस फोर्स की टॉर्क आ गई 0। अब सिर्फ एक ही फोर्स बचा, ये वाला जो इस वायर पे इधर की तरफ लग रहा है, उसकी टॉर्क आएगी, जो आएगी। टॉर्क सबसे अच्छी कब आती है, जब तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन R एंड F। ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये था R, और इस पे मैंने पिछली क्लास में फोर्स लगाई थी ऐसे, तब टॉर्क सबसे अच्छी आती थी। ठीक, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है F। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ लग रही थी फोर्स ऐसे F। तो ये दो चीजें तो परपेंडिकुलर है। मैंने क्या करा, ये जो फोर्स थी ना, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा, कर सकते हैं वो कभी भी। तो फोर्स यहाँ आ गई, ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है फोर्स, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा तो यहाँ आ गई। अब R होएगा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस होएगा R। देखो तीनों चीजें परपेंडिकुलर हो गई या नहीं है। ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ लग रही थी फोर्स, इस फोर्स को पीछे प्रोड्यूस करूँ तो यहाँ तक पहुँच गई। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में और फोर्स में एंगल ये R हो गया। अब किसी तरह मुझे बस ये R निकालना है। ठीक, तो ये है फोर्स, ध्यान से देखते चलो बस बोर्ड पे। ये है फोर्स, मैंने इसको किसी तरह पीछे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, ये लाइन थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्रॉस का मतलब ऐसे वाली लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी तरह बस ये R निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये तो है, ये अपना F फोर्स। ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है R और ये है F। इस फोर्स की टॉर्क आएगी और उस फोर्स की टॉर्क कितनी थी, 0 थी। तो टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। अच्छा जी, R निकालना है बस। किसी तरह ये टास्क है कि ये R निकाल दो, बात बन जाएगी। ठीक, अच्छा जी, फिर जैसे कि ये डिस्टेंस है आपके पास B है ना, रेक्टेंगल का ये वाला डिस्टेंस कितना था आपके पास, B था। ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस है B। अब बहुत ध्यान से देखना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में नजर आया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, हम +1 से करते आ रहे हैं, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एंड इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ठीक, +1 से लॉज ऑफ मोशन के टाइम से करते आ रहे हैं, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा हो तो उनके दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा होता है। इसकी परपेंडिकुलर ये लाइन, इसकी परपेंडिकुलर ये लाइन, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा,
थीटा होगा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में और इस डाइपोल मोमेंट में एंगल थीटा है, तो बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, तो ये एंगल बताओ थीटा होगा या नहीं होगा? अभी तैयार है समझ? मैं पता लगा, ये देखो इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर ये बी वाली लाइन होगी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, तो इनके बीच में भी एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज है बी, हमेशा हाइपोटेन्यूज ब्रेक होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक, ये बी लेंथ ब्रेक हुई दो कंपोनेंट्स में, ये वाला जिसके साथ थीटा एंगल बनाती है वो क्या होता है? कॉस, और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बन रहा वो क्या होता है? साइन। तो ये हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। हो रहा है इमेजिन? तो R कितना हो गया? टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। R निकल गया हमारा B साइन थीटा क्रॉस F। A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B क्या होता है? A का मैग्नीट्यूड, ठीक, मुझे ना सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड ही चाहिए था, चलो मान लेते हैं टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो R कितना निकला? B साइन थीटा। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, फोर्स कितनी है? फोर्स कितनी है? N B I इंटू A। R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। R ये है, F ये है, दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू n कैप। n कैप बेसिकली डायरेक्शन के लिए होता है। A क्रॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इंटू n कैप। n कैप डायरेक्शन के लिए होता है। मैंने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अभी डायरेक्शन को रहने देते हैं। अच्छा जी, फिर साइन 90 कितना हो गया? ये वाला 1। साइन 90 कितना होता है? 1। आपके पास बच गया b साइन थीटा n b i a। अच्छा जी, स्मॉल a स्मॉल b, स्मॉल a स्मॉल b क्या हो गया? ठीक, तो ए बी क्या हो गया? कैपिटल ए एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप। तो n लगा दिया, b लगा दिया, i लगा दिया, ये हो गया a साइन थीटा। बताओ यहाँ पे भी समझ आ गया? अच्छा, अब आप बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होती थी? करंट इनटू एरिया। डाइपोल मोमेंट क्या होती थी? करंट इनटू एरिया फॉर वन टर्न एंड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स डाइपोल मोमेंट क्या हो जाती थी? ये। तो n i और a को क्या बोल दिया? p, डाइपोल मोमेंट p b साइन थीटा। ये भी समझ आया आपको? p b साइन थीटा। अच्छा, तो ये टॉर्क निकलता जा रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इसको p क्रॉस b ही तो लिखते हैं, ठीक है? तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क कितनी आ गई हमारे पास? p क्रॉस b। जब सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, सेम डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, तब टॉर्क थोड़ी आसानी से निकल आती थी। तब आंसर आता था p क्रॉस e। e वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइपोल मोमेंट थी, डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक, तो टॉर्क का आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, ये आंसर याद रखना बड़ी बात नहीं है, ये डेरिवेशन समझना बड़ी बात है। वो डेरिवेशन समझते हुए अपने आप पहुंच जाना बिना रट्टा मारे। ठीक, तो p क्रॉस b ये ऐसे आंसर निकालिए। तो ये एक तो हो गया CTM, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा जी, फिर सिर्फ यहां से उठ के आओ, यहाँ पे अगर मैं थीटा को 90 डिग्री लेट कर दूं, लेट, ये वाला थीटा है क्या? ये वाला थीटा पता है क्या था? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, डाइपोल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल था थीटा। काश ये थीटा 90 हो जाए, तो साइन 90 कितना हो गया? 1। तो टॉर्क कितनी आ जाएगी? ये जस्ट एक केस है, सिर्फ और सिर्फ एक केस। तो टॉर्क कितनी आ गई? B-I-N-A। वैसे ही याद रखने का मेथड है बीना, बीना। ठीक, टॉर्क का आंसर कितना आ जाता है? बीना।
याद रखना, मैं कहीं ना कहीं किसी और डेरिवेशन में ये यूज करूंगा। ये तो है ही आंसर, ये एक स्पेसिफिक जनरल स्पेसिफिक रिजल्ट है सिर्फ तब जब थीटा 90 हो जाएगा। एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री हो जाए तब आंसर ये है, नहीं तो आंसर यही है हमेशा। अगर डाइपोल मोमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल है तो आंसर यही है हमेशा, यही है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क आंसर कितना आएगा, बीना। ठीक, कॉपी पे करना है आपको सब कुछ। ये फिगर बहुत अच्छी बनाना, नोट्स में भी जैसी बनी है उससे भी बहुत अच्छी बनाना। जहां डॉटेड है डॉटेड समझ समझ के करना, रट्टे ना मारना इसमें। दोबारा से इमेजिन कर लेना, कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो बताना कि भाई ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, जैसे किया। ग्राफ में मैं आपको देख सकता हूँ, बस आपने ठीक बनाया है, गलत बनाया है। ग्राफ ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये तो बता रहा हूँ। जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तब वो नहीं बनता, मतलब पैराबोला टाइप ऐसा या ऐसा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, तब ऐसा सुना होगा। वो मैं देख, वो आप एक बार ठीक कर देना इसको। अगर आप कहोगे ग्राफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, अगर आप कहोगे कि एक क्लास ग्राफ के ऊपर रख लो तो वो भी रख लो, आने चाहिए मतलब ग्राफ। आपको ऑल इज दिस डॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्वेश्चन। तो यहाँ स्पीड है 9.8, फिर ऊपर जाकर 0 हो गई होगी, फिर वापस आएगी, जब वापस आएगी फिर 9.8 से ही आएगी। तो जी है नेगेटिव 9.8 से ही आएगी। यहाँ के बाद वेलोसिटी में अलग बन जाएगा, स्पीड में अलग बन जाएगा। तो ये वेलोसिटी है तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये भी ठीक। जब बॉल नीचे से ऊपर गई तब भी एक्सेलरेशन तो उसके नीचे ही थी, -9.8 ही कहते हैं ना। और जब बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आई तब भी उसकी जी तो नीचे ही है। जी हम हमेशा -9.8 नहीं लेते ये वाली। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा जी रहेगी और वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी। जब बॉडी नीचे से ऊपर गई तो मोशन हो रहा है ऐसा, ये मोशन है, और जी उस पर लग रही है नीचे। तो जब एक्सेलरेशन मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो रही है। तो हाँ हो रही है, 9.8 से कम होते 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 ऊपर 0 हुई। जब एक्सेलरेशन मोशन वाली डायरेक्शन में होती है, ठीक, तो उसको रिटार्डेशन नहीं बोलते, मतलब नेगेटिव है एक्सेलरेशन। मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज रिटार्डेशन। आपने सुना होगा कि शायद नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जब बॉल नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, जी तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, ठीक है। चाहे हम नीचे से ऊपर फेंके बॉल को, चाहे ऊपर से नीचे छोड़े, जी हमेशा नीचे रहेगी। तो जी तो हमेशा नेगेटिव लेनी ही लेनी है। ये वाली जो जी है, मैंने बॉल फेंकी थी नीचे से ऊपर, ये वाली जी रिटार्डेशन का काम कर रही है। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन है यहाँ पे, लेकिन जब ऊपर से नीचे बॉल आ रही है वो मोशन की डायरेक्शन उसको तेज नहीं कर रही, 0 से 1 2 3 4 5 तेज हो रही है ना। रिटार्डेशन का तो मतलब होता है स्पीड घट रही है, बट ये वाली एक्सेलरेशन तो उसकी स्पीड बढ़ा रही है। तो ये वाली नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, ठीक। अच्छा, चाहे बॉल नीचे से ऊपर या इधर से इधर जा रही है, दोनों ही केसेस में जी तो नीचे लग रही है ना। तो ये वाली तो आपने पॉजिटिव लेगी, ऐसा क्यों? तो इसलिए इसका ग्राफ क्या बनेगा? हाँ, इधर भी माइनस जी ही है और आधे मोशन के बाद इधर भी माइनस जी ही है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन बस ऐसे बन जाएगा माइनस, ठीक। ठीक, तो ये बनेगा
उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कम हो जाए ऐसा, ठीक कर लिया याद है, उस बाकी कर सकते हैं फिर ये अगर आपको ये आते हैं मतलब 1D है ठीक है, तो ट्राई करना चाहिए। ये पेन रहेगा आपका, कल स्कूल है तो फिर शाम को कॉल कर लेना, फिर हम बता ठीक 8 o'clock कर लेना कॉल। ठीक है, थैंक यू सर। एक बार और फाइनल रिवाइज करते हैं इसको 2 मिनट के लिए। यहाँ से यहाँ थी मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ किसी पॉइंट पे रोकना रोक देना, कोई डाउट हो तो। यहाँ से यहाँ थी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप ऐसे टेढ़ी करके रख दी, फिर इसमें करंट भेज दिया। जब इसमें करंट गया ऐसे, यहाँ से जा रहा है बाहर की तरफ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, छोटी लेंथ, ये मतलब ये लेंथ कितनी है, ए बी, करंट ऐसे से जा रहा था। तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट क्या होती थी, a small current carrying loop behaves like a magnetic dipole।
तो हाँ जी, ये छोटी सी लूप है जिसमें करंट जा रहा है। तो स्मॉल करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती थी जिसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये ऐसे, तो ये होगी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होती थी? करंट इनटू एरिया। करंट कितना इसमें आई, एरिया कितना है, छोटा ए छोटा बी, तो एरिया, करंट इनटू एरिया, ये आ गई डाइपोल मूवमेंट। तो करंट इनटू एरिया डाइपोल मूवमेंट। वन टर्न के लिए आइए n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बस n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। ये डाइपोल मूवमेंट ऐसे होगी। कहते हैं ये डाइपोल मूवमेंट इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही थी, बना के मैंने छोड़ दिया इसको। डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल बना के हमने छोड़ दिया। अब फिफ्थ डेरिवेशन के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगती है। तो आइडियल ऐसे, फोर्स ऐसे, आइडियल क्रॉस बी, फोर्स लगी मेरी तरफ, इस वाली वायर पे फोर्स लगी मेरी तरफ, ऊपर वाली पे ऊपर, इधर वाली पे आपकी तरफ, इधर वाली पे नीचे, नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स कट होगी। इस पे फोर्स लगी थी मेरी तरफ और इस पे फोर्स लगी थी आपकी तरफ। तो ये ऐसे घूमगा, जब इसको उधर खींचोगे और इसको इधर खींचोगे तो ये ऐसे घूम जाएगी। तो टॉर्क तो आ गया। टॉर्क के लिए सबसे पहले एक्सिस बताओ। तो एक्सिस मैंने जानबूझ के इसी लाइन को एक्सिस मान लिया ताकि ये जो फोर्स लगी थी, इस फोर्स, ये फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रही है, तो इसकी टॉर्क कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब सिर्फ इस वाली वायर पर फोर्स ऐसे लगेगी, इस फोर्स की टॉर्क आएगी इस एक्सिस के अबाउट, इस फोर्स की टॉर्क आएगी इस एक्सिस के अबाउट। तो मैंने फोर्स को पीछे प्रोड्यूस कर दिया और कहा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। टॉर्क मैक्सिमम कब आती है? जब तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हो, एक्सिस, फोर्स और ये आर, ठीक। तो बस अब ये आर निकालना था। ये था बी डिस्टेंस, ये बी डिस्टेंस था और ये एंगल था थीटा, ठीक। तो मैंने क्या कहा, ये बी डिस्टेंस था, ये एंगल था थीटा। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा होता है। इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है कि नहीं, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो स्मॉल बी थी, इसके दो कंपोनेंट आए। जिसके साथ थीटा एंगल बना रही है वो बी कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बना रही वो क्या होगी? बी साइन थीटा। तो मैंने ये लेंथ निकालनी थी मुझे, यही था परपेंडिकुलर आर, तो बी साइन थीटा आ गई, ठीक। तो आर भी आ गया, एफ तो हमारे पास पहले से था, आर क्रॉस एफ करा। टॉर्क क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो आर की जगह लिख लिया बी साइन थीटा, एफ की जगह लिख लिया ये, और ए क्रॉस बी का आंसर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट। आर ऐसे, एफ ऐसे, दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये 90 इसमें डाल दिया। सिर्फ टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ठीक है जी। मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, ये साइन 90 हो गया 1, एन बी आई एज इट इज, ये रहा छोटा ए छोटा बी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो गया? कैपिटल ए, एरिया साइन थीटा एज इट इज। काश साइन थीटा 90 हो जाए तो टॉर्क का आंसर आ जाता बीना, बी आई एन ए, बीना, ठीक। अगर नहीं है साइन थीटा 90, कोई बात नहीं, आने दो। तो करंट इनटू एरिया क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट। करंट इनटू एरिया इनटू एन, करंट इनटू एरिया इनटू एन क्या होगी? डाइपोल मोमेंट। ये बी ये रहा, साइन थीटा ये रहा। ए बी साइन थीटा क्या होता था? ए क्रॉस बी, तो पी क्रॉस बी इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक। तो इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कोई डाउट पूछना तो पूछो, आज के बाद नहीं करेंगे हम ये। अक्सर स्टूडेंट को दूसरे दिन बस इसमें डाउट आ जाता है कि ये एक बार ही हुआ, ठीक। जो भी डाउट पूछना अभी पूछ लो, इसमें कुछ भी है। चलो जी, मैं इसको रब कर रहा हूँ और करते हैं। अब देखो कौन से पॉइंट पे हैं? 15th 14th का एम्पियर सर्किट लॉ, वो हमने पिछली क्लास में पूरा कर दिया था। ठीक है, उस पर लिखो होमवर्क, अपने आप से करना। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का आंसर कितना आता था? P क्रॉस B। और याद है वो पोटेंशियल एनर्जी का कितना आता था?
माइनस भी आपका माइनस पी डॉट ई, याद आ गया था ना, माइनस पी डॉट ई। तब मैं उसमें कहता था नेगेटिव साइन भी लेना है आपको। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी तो क्या बोलते थे उसको, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जब होती थी तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह इसमें भी है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल, एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस पी डॉट बी। वहां होती थी माइनस पी डॉट ई, यहाँ पे होती है माइनस पी डॉट बी। चलिए अब आ जाओ पॉइंट नंबर 15, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी। इसको कहते हैं पॉइंट नंबर 15। 2 पेज के बाद एक और पॉइंट होएगा साइक्लोट्रॉन, उसको कहते हैं पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 15 और साइक्लोट्रॉन पॉइंट नंबर 16। ये 2 पॉइंट हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। स्कूल में आना ही आना है कि भी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला डिराइव करो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए या फिर साइक्लोट्रॉन के लिए। अच्छा, जब आपका इस बार स्कूल में एग्जाम होगा उसमें ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे, चॉइस में भी आ जाते हैं कई बार कि ये करो या ये करो, और बोर्ड तक ही ये दोनों क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, हर पेपर में जब जब मैग्नेटिक आएगा ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, उनमें से एक तो इन दोनों में से एक आएगा, पक्का ही है 5 मार्क्स में। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने सिर्फ गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, वो क्या होता था, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आगे गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है कि इस ब्रांच में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके अंदर एक पिन लगी होती है, अगर तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस ब्रांच में करंट जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है, तो ये पिन ऐसे या ऐसे होती थी। ठीक, अगर मैं कह देता था कि करंट 0 जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, तो ये पिन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता था इस ब्रांच में करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो पिन स्ट्रेट हो जाएगी, नो डिफ्लेक्शन। अगर इसमें करंट जा रहा है तो पिन शोस डिफ्लेक्शन, ये ऐसे होगी या ऐसे होगी। ठीक, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कुछ वैसा ही होगा। इसमें एक कॉइल मूव करेगी, इसमें एक कॉइल मूव करेगी या रोटेट करेगी। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, प्रिंसिपल क्या है, डिटेक्ट्स एंड मेजर स्मॉल करंट्स। वैसा वैसे ही है जैसे गैल्वेनोमीटर होता था, इट डिटेक्ट्स एंड मेजर स्मॉल करंट, छोटे करंट को डिटेक्ट करेगी कि जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर मेजर भी करके बता देगी कितना जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त चीज है, समझना। उसके लिए पहले थोड़ा सा +1 में आते हैं, स्प्रिंग्स के अंदर। +1 में आप क्या करते थे, एक स्प्रिंग है, डिटेल में नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा जितना मुझे चाहिए। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, बस ये इसकी नेचुरल लेंथ थी। आपने स्प्रिंग को खींचा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने इसको खींचा, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, तो ये ठीक है खींच जाएगा। मान लो यहाँ पहुंच गया, इलॉन्गेशन कितनी आ गई, आपने इसको कितना खींच दिया, x से खींच दिया। तो जब छोड़ोगे तो क्या होता है, वापस भागता है ना। तो जैसे ही स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ये बाहर की तरफ जाएगा। अगर ये बाहर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को क्या बोलते थे, रीस्टोरिंग फोर्स। जब आप बाहर की तरफ खींचते हो ये बाहर की तरफ जाएगा, बट अंदर की तरफ एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है, उस फोर्स को बोलते थे रीस्टोरिंग फोर्स। बस मुझे इसी में इंटरेस्ट है, रीस्टोरिंग फोर्स। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, इसमें इंटरेस्ट है जो इसको वापस लेके आती है, वो कितनी होती है। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स कितनी थी, पहले 0 थी। अगर मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो अंदर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। जैसे ही आप बाहर फोर्स लगाओगे तो ये बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। ये रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लगेगी, जितना ज्यादा बाहर की तरफ खींचते जाओगे उतना ज्यादा ये बाहर की तरफ जाता जाएगा। जितना ज्यादा ये बाहर की तरफ जाएगा
उतनी ज्यादा अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी, उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे हो? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन कुछ इसके साथ है। हाँ जी है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा उधर खींचोगे उतनी ज्यादा अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट बाहर हो रही है तो फोर्स अंदर लगेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट अंदर हो रही होती, अगर आप इसे अंदर की तरफ दबाओगे तो ये बाहर की तरफ लगेगी। इसकी डायरेक्शन इससे हमेशा ऑपोजिट रहती थी, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो इन दोनों में माइनस साइन हमेशा है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट लगाते थे के। बताओ यहां तक पहुंच गए? अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स आ गया। अगर वेक्टर की बात करें तो ये है फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स इससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लगती थी। अच्छा जी, ये तो है ट्रांसलेशनल मोशन, जब सीधा सीधा स्प्रिंग अंदर या बाहर होगा। एक रोटेशनल वाला इफेक्ट भी होता है। मान लो ये एक स्प्रिंग है, तो ठीक है ये ऐसे है। आपने देखा है कभी जब आप इसको ऐसे घुमाओगे, अब छोड़ दोगे, एकदम से आता है भाग के वापस। इसी तरह इसमें जब आप इसको खींचोगे, छोड़ दोगे, वापस भाग के आएगा। कौन वापस लेके आता है? रीस्टोरिंग फोर्स वापस लेके आता है। इसी तरह जब आप इसको घुमाओगे, ये लगाइए आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से टॉर्क लगाई, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क, तो ये क्या होगा? ये घूम जाएगा। ठीक, घूम गया। अब जब आप जैसे ये घूमेगा, इसको बोलते थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये घूमेगा तो बाहर की तरफ क्या लगेगी? एक रीस्टोरिंग टॉर्क। जब ये उधर जाएगा तो इधर की तरफ क्या लगेगी? रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको वापस लेके आता है। इसी तरह अगर आप इसको घुमाओगे तो घूम जाएगा ये, लेकिन छोड़ोगे तो वापस आएगा। उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उधर है, घूम तो ये उधर है, छोड़ोगे तो वापस आएगा ऐसे। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज फोर्स हमेशा ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। इसको खींचा, छोड़ा, वापस आया। एक रोटेशनल होता है, रोटेशनल में टॉर्क लगती है। ये टॉर्क लगाई, छोड़ा तो ये वापस आया। ठीक, रोटेट करती है तो टॉर्क आती है, अंदर बाहर जा रही है तो फोर्स आती है। तो एक्सटर्नल टॉर्क लगाई तो घूम गया, छोड़ा तो वापस आया। रीस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा उधर हो रहा है तो ये इसको वापस ले आती है। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करा तो माइनस के थीटा। बोलो यहां तक पहुंच गए? अच्छा, फिर इसमें के क्या होता था? स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं और टॉर्शनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। करना है यहाँ पे नोट। ये नोट्स में नहीं दे रखा, वैसे ही कॉपी पे कर देना ये दो चीजें स्प्रिंग के बारे में।
इसी टॉपिक पे आते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा और यहाँ किसी और मैग्नेट का साउथ पोल होगा। आपने सुना है नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो ये मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये किसी और मैग्नेट का साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। ये मैग्नेट आप हो गया, आपने स्ट्रेट क्यों नहीं बनाई, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये मैग्नेट ऐसे क्यों नहीं बनाते, ऐसे क्यों बनाते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं कॉनकेव पोल्स, कॉनकेव नॉर्थ पोल एंड कॉनकेव साउथ पोल। स्ट्रेट भी बना सकते थे बट नहीं बनाई, शायद नोट्स में स्ट्रेट भी बना हुआ है एक जगह। ठीक, तो हम हमेशा कॉनकेव शेप बनाते हैं। ऐसा क्यों, थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके अंदर एक कॉइल रखी, सॉफ्ट आयरन कोर की एक कॉइल होती है, उसके ऊपर मैंने कॉपर की वायर की वाइंडिंग भी कर रखी है। ठीक, एक सॉफ्ट आयरन कोर की कॉइल ली, सॉफ्ट आयरन कोर की ये बनी हुई है और इसकी वाइंडिंग कर दी है, वायर लगा दी इसके ऊपर 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 ऊपर, इसको ऐसे लपेट दिया पूरे से, कॉपर वायर से लपेट दिया। ठीक है जी, ये अप्रेटस है, इसके नीचे फिर मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग लगा दिया। ठीक, ये एक स्प्रिंग लगा दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया, कर क्या रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल तो है। ठीक, मूविंग, अच्छा समझना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट। अगर इसमें करंट जाएगा, मुझे नहीं पता ना आपको पता कि ये कॉइल है, इसमें करंट है या नहीं है। अगर इसमें करंट जाएगा तो कुछ हरकत होगी और ये बता देगा कुछ हो रहा है, इसमें करंट जा रहा है, कितना जा रहा है वो भी बता देगा। कैसे, ये बन गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बन गया। अब मैंने इसमें क्या करा, इसमें ना इस डायरेक्शन में करंट भेज दिया, किसी को नहीं पता, चुपके से मैंने क्या करा, ये कॉइल ऐसे रखी हुई थी, इसमें ना ऐसे करंट भेज दिया आई। ठीक, फिर ये करंट ऐसे गया होगा, फिर ये करंट ऐसे गया होगा और ये फिर करंट ऐसे आया होगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे रखा हुआ था एक कॉइल को, बस ठीक है, ये रेस्ट में ऐसे कैसे रखा हुआ था जब तक मैं इसमें करंट नहीं भेजूंगा। अब मैंने क्या करा, चुपके से इसमें ऐसे करंट भेज दिया। ठीक, कुछ करंट भेज दिया, आपको बताया भी नहीं। फिर क्या होगा, ये करंट ऐसे है, ठीक, ये करंट ऐसे है, तो आइडियल ऐसे, बी कहाँ थी, उधर की तरफ, आइडियल क्रॉस बी करना, आइडियल ऐसे, बी उधर, आइडियल की तरफ फिंगर्स रखी, ये वाली टिप, आइडियल की तरफ फिंगर्स रखी, बी उधर है, बी की तरफ कर्ल करी, आंसर कहाँ है, बाहर की तरफ। इस वाली वायर पे फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, आइडियल इधर। अच्छा, उसके बाद देखना करंट ऐसे से जा रहा था, तो आइडियल इधर, बी भी उधर है, आइडियल भी इधर, बी भी उधर, तो फोर्स कितनी लगेगी, 0। ठीक है, फिर आइडियल इधर, बी उधर, आइडियल की तरफ फिंगर्स रखी, बी की तरफ कर्ल करी, तो फोर्स लगी मेरी तरफ, इस पे फोर्स कहाँ लगी थी, आपकी तरफ। फिर आइडियल इधर, बी उधर, फोर्स कितनी लगेगी, 0, क्योंकि एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ना इस पे फोर्स लगी ना इस पे फोर्स लगी, इस पे फोर्स लगी बाहर की तरफ, इस पे फोर्स लगी अंदर की तरफ। क्या लगता है क्या होगा, ये इस पे फोर्स लगा दो उधर की तरफ, इस पे फोर्स लग रही है मेरी तरफ, तो ये ऐसे होएगी या नहीं होएगी, दोबारा देखना। ये थी, इस वायर पे इस चीज को आप इस पे फोर्स लगा रहे हो उधर, इस पे कोई नहीं लग रही, इस पे कोई नहीं लग रही, इस पे फोर्स लग रही है मेरी तरफ, इस पे आपकी तरफ फोर्स लग रही है, इस एंड पे मेरी तरफ लग रही है। तो ये ऐसे जाने की टेंडेंसी रखेगा या नहीं रखेगा, एकदम से ऐसे हो जाएगा, ये उधर ये इधर, तो ये घूम गई। ठीक, कुछ तो हरकत हुई। अगर पहले मैंने करंट रखा ही नहीं था, इसमें करंट नहीं भेजा, तो ये ऐसे रहेगा, हमेशा ही ऐसे रहेगा। जैसे इसमें करंट जाएगा एकदम से घूम जाएगी। तो गैल्वेन आप देख रहे थे सामने बैठ के, ठीक, जब मैंने करंट नहीं भेजा तो ये बस ऐसे कैसे रखा हुआ, ऐसे कैसा, जैसे इसमें करंट गया होगा, मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने चुपके से इसमें करंट भेज दिया, ये एकदम से ऐसे हो जाएगी, तो घूम गई। ठीक, घूमी तो मतलब करंट तो गया है, डिटेक्ट तो हो गया इसमें करंट जा रहा है, घूमते ही, समझ रहे हो। अच्छा जी, तो ये थी मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये ऐसे घूम गई,
तो घूमने से क्या होगा, जानबूझ के मैंने इस कॉइल के नीचे एक स्प्रिंग बांध दिया, कॉइल घूमी तो क्या हुआ, स्प्रिंग भी घूम गया, स्प्रिंग भी घूम गया। वो थी एक्सटर्नल टॉर्क। जब कॉइल घूमती है तो क्या हुई, टॉर्क प्रोड्यूस हुई। वो टॉर्क स्प्रिंग के लिए क्या बिहेव करेगी, एक्सटर्नल टॉर्क। वो टॉर्क का आंसर कितना आता था, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल, अभी मैंने 9th डेरिवेशन पढ़ाई है, वो भी तो रेक्टेंगुलर कॉइल थी। रेक्टेंगुलर कॉइल में जब आप करंट भेजते हो तो चीज घूमती है, और उस टॉर्क का आंसर पता कितना आया था, बीना आया था ना, बीना। वो बीना आंसर कब आया था, एक स्पेशल केस में आया था, जब थीटा 90 डिग्री था। थीटा कौन था, डाइपोल में एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री था। ठीक, देखना इसमें डाइपोल मोमेंट कहाँ है इसकी, करंट इनटू एरिया होगी कहाँ, आउटवर्ड नॉर्मल, इस रेक्टेंगल के बाहर आउटवर्ड नॉर्मल, ये होगी डाइपोल मोमेंट। बी कहाँ है, इधर। तो बताओ डाइपोल मोमेंट में और बी में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये टॉर्क कितनी आ गई, बीना। ठीक, ये इसको घुमा देगी, इसको अगर ये घूम गई तो मैंने नीचे इसके स्प्रिंग बांध दिया, स्प्रिंग भी घूम गई, तो स्प्रिंग को घुमा दिया इसने, उससे क्या होगा, ये घूम जाएगा थोड़ा सा किसी एंगल पे। स्प्रिंग मैंने जानबूझ के ना बड़ा हार्ड लिया था। जब आप स्प्रिंग को घुमाते हो तो ऐसा नहीं है आप घुमाते ही चले जाओगे आपकी मर्जी से, थोड़ी देर तो घुमा सकते हो, उसके बाद वो हार्ड हो जाएगा, फिर छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा स्प्रिंग घूम गया थीटा एंगल में, जैसे ही उधर की तरफ जाएगा तो बाहर की तरफ क्या आएगी, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो इसको वापस लेके आना चाहेगी थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा घुमा दिया, फिर स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट तो है ही है कि, ठीक, तो स्प्रिंग के अंदर धीरे धीरे डेवलप होगी रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि इसको वापस लेके आना चाहेगी। तो एक्सटर्नल टॉर्क थी ये। ठीक है जी, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है, माइनस के थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है, माइनस के थीटा। माइनस साइन ये बताता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क की डायरेक्शन थीटा से ऑपोजिट होती है। थीटा अगर उधर था तो रीस्टोरिंग टॉर्क इधर होगी। ठीक, तो आप घुमा रहे हो और अंदर ही अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क आनी स्टार्ट होगी, बस थोड़ी देर के बाद आप और नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क भी उतनी ही बन गई है। अब छोड़ोगे तो वो वापस ले आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम थोड़ी देर के बाद एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल बोल लो इसको या फिर मैग्नेटिक टॉर्क बोल लो, देखना इसमें कौन सी बोली है, डिफ्लेक्टेड। ठीक, तो एक्सटर्नल टॉर्क बोल लो या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोल लो। देखो वापस छोड़ो नोट्स को, देखो इधर, जब मैंने इसमें करंट भेजा तो क्या हुआ था, ये घूमना स्टार्ट हुई थी, ये घूमी तो नीचे से स्प्रिंग घूम गया, स्प्रिंग घूमा तो मतलब डिफ्लेक्शन आई, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एकदम से घूम गया। तो इस एक्सटर्नल टॉर्क को हम कई बार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी बोल देते हैं। वो टॉर्क जो कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, एकदम से इसको घुमाएगी। ठीक है जी, अब एट इक्विलिब्रियम थोड़े टाइम के बाद जब ये घूमना बंद कर देगा और घूम नहीं रहा, तो वो कौन सा टाइम होगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगी। तो एट इक्विलिब्रियम एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये अगर उसको ऐसे घुमा रही है तो ये उसको ऐसे घुमा दे, एक अगर क्लॉकवाइज घुमा रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक, तो इसका आंसर कितना था, बिना मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बस, अब डायरेक्शन तो हमें पता लग गई ऑपोजिट है। इसका आंसर कितना था, बिना रीस्टोरिंग टॉर्क का आंसर कितना था, के थीटा। माइनस साइन तो बस ये बता रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है जी, अब इधर से मुझे करंट निकालना था, आई के ओवर बी एन ए थीटा। अच्छा बताओ के कौन है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है उसका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है, फिक्स ही तो है। अच्छा बी कौन है, बी मैग्नेटिक फील्ड। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्टिंग में जो मैंने नॉर्थ और साउथ पोल रखे थे ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने अपनी मर्जी से रखा था, एक बड़ा सा नॉर्थ पोल एक बड़ी सी साउथ पोल।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस पे और इस पे डिपेंड करेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेट की हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। एन क्या है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, वो भी मैंने फिक्स कर रखे थे 10 12 13 जो भी। ए एरिया, कितनी बड़ी कॉइल लेनी है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो भी मेरी मर्जी है, फिक्स था। ठीक, तो ये सारा कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट को बोल देते हैं जी थीटा। ये जी कौन होता है, गैल्वेनोमीटर, ये पूरा जो अपरेटस है गैल्वेनोमीटर, कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर का कोई कांस्टेंट है। और इसका एक और नाम है फिगर ऑफ मेरिट। स्कूल के वाइवा में पूछेंगे फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताओ। तो कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, K ओवर बी एन ए। सब कांस्टेंट था ये, तो आप कह सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। बस इसी के लिए डेरिवेशन कर रहे थे। लीनियर स्केल, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट्स। ठीक, तो पहले तो एक कॉइल ऐसे रखी हुई थी बस आराम से, कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था। जैसे ही मैं इसमें करंट भेजूंगा तो क्या होगा, ये एकदम से घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, घूम गई, आपको पता लग गया करंट जा रहा है। अब आपने कहा कितना जा रहा है, ठीक, मेजर भी करके बताओ कितना। ये घूमने से क्या हुआ, नीचे स्प्रिंग था, स्प्रिंग घूम गया, स्प्रिंग घूम गया ना, तो जैसे ये लेंथ बढ़ गई तो मैं स्केल से मेजर कर लेता हूँ। स्प्रिंग घूम गया, थोड़ा सा ही घूमता है, ज़्यादा नहीं, 5 डिग्री 10 डिग्री 7 डिग्री कितने डिग्री, तो वो हम मेजर कर लेते हैं डी से, या कोई भी एक स्केल आता है एंगल मेजर करने का, तो मैं उससे पता कर लूँगा ये 3 डिग्री 4 डिग्री कितना घूम गया। तो थीटा मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको जी से मल्टीप्लाई करना है। जी क्या था, मुझे पता है जी स्प्रिंग कांस्टेंट 10 है, मुझे पता है ये 12 है, मुझे पता है ये कितना है, मुझे पता है ये, सारी वैल्यूज पुट करूंगा तो जी आ जाएगा। उसको एंगल से मेजर कर लूंगा, एंगल किस में होगा, हमेशा रेडियन में, ठीक है, पाई की टर्म्स में। उसको उससे मल्टीप्लाई करके करंट भी पता लग जाएगा कि करंट कितना गया, 5 एम्पियर 6 एम्पियर 10 एम्पियर कितना गया। तो डिटेक्ट्स, जैसे ही घुमा तो डिटेक्ट हो गया, जा रहा है करंट, कितना जा रहा है, वो ये फॉर्मूला बता देगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज फिक्स है, जितना ज्यादा घूम जाएगा, मान लिया थोड़ा सा स्प्रिंग घूमा तो थोड़ा सा करंट गया होगा, स्प्रिंग ज्यादा घूम गया तो ज्यादा करंट गया होगा, स्प्रिंग बहुत ज्यादा घूम गया तो बहुत ज्यादा करंट गया होगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सीधा सीधा एक ही रिलेशन है, लीनियर, करंट और थीटा में लीनियर रिलेशन है। ठीक, स्कूल में आएगा ये डिराइव करने को, कि डिराइव करो लीनियर एक्सप्रेशन बिटवीन करंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसके ऊपर कि भाई इसमें और इसमें कैसा रिलेशन होता है, लीनियर, ये लीनियर वर्ड याद रखना। फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है वो भी याद रखना। पूछना कुछ? ठीक है जी, यहाँ तक पहुंच गए। आपके नोट्स में ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया, असली फिगर ये बनती है। ठीक, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको कुछ नहीं बोला, ये बुकिश लैंग्वेज में बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन लिख दी। आपने क्या करना है, इसमें से 3-4 लाइन अपने मतलब की जो आपको इजी लगी बस उसको मार्क कर लेना, वही लर्न कर लेना, वही स्कूल में लिख के आना है। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कोई नहीं लिखता, बस आपको जो अच्छा लगे कि भी 3-4 लाइन्स आपको समझ आ गई, रटना ही है, इस फिगर को देखते हुए बस वो याद रख लेना। नहीं याद रहे तो बस ऊपर से 2-3 लाइन्स। फिर ये फिगर इंपॉर्टेंट थी, इस फिगर में एक छोटी सी गलती है कि ये नॉर्थ पोल सीधा बना रखा है, आपको ऐसे कर्व दिखाना था। यही फिगर बना के आनी है आपको पेपर में, ये वाली। ठीक, तो ये फिगर मैंने बोर्ड पे बना रखी है। फिर वर्किंग एंड थ्योरी, ये पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यही पूरा समझाया अभी, वर्किंग क्या है, ये कैसे है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, फिगर ऑफ मेरिट, ये पूरा पेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ये कराने लगा हूँ हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो लगातार हर साल बोर्ड में आ रहा है ये पेज, ऐसे भी नहीं कि ऑल्टरनेट ईयर्स पे आ रहा है, हर साल ये बोर्ड में आ रहा है। तो या 1-2 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आ जाता है, ये कर रहे हैं। कुछ चीजें रटने वाली है, कुछ समझने वाली है। सबसे पहले पूछा इन्होंने, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर में भी हमने 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, वैसे इसके ऊपर कर रहे हैं। पहला कहते हैं 1-2 चीजों के फंक्शन बताओ, फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड।
फंक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यही है ना पहला। कहते हैं रेडियल मैग्नेटिक, रेडियल वर्ड का क्या मतलब है और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अच्छा जी, अब याद करो, ये डेरिवेशन कराते हुए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बीना, जबकि वहां पे हम 9th डेरिवेशन में करके आए थे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती थी बीना साइन थीटा, और तब मैंने कहा था अगर थीटा 90 हो जाए तो टॉर्क का आंसर बीना हो जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या था, बिल्कुल जस्ट इनिशियल देखो स्टार्टिंग में बी तो था उधर और करंट इनटू एरिया क्या था बाहर की तरफ। ठीक, डाइपोल बाहर बी उधर, दोनों में एंगल कितना था 90। चलो घूम गया, करंट भेजने से क्या होती है ये कॉइल घूम जाती है ना, अब तो 90 रहा ही नहीं, बी तो अभी भी उधर है। जैसे ही ये हल्का सा घुमा अब डाइपोल मूवमेंट होगी बाहर की तरफ और बी होगी इधर, अब ये 90 छोड़ा ना है। ठीक है, तो मैंने तो ये हमेशा के लिए ले लिया, ये तो जस्ट एक आधे सेकंड के लिए था, उसके बाद जैसे ये घूम जाएगा तब थोड़ा ना डाइपोल जो है डाइपोल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो आपको बोलना चाहिए था ये हमेशा थोड़ा ना है, जैसे ही थीटा एंगल आ गया होगा, जैसे थीटा एंगल आया, जैसे ये घूम गई थोड़ी सी, तब थोड़ा ना बीना और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री हमेशा थोड़ा ना रहेगा, है ना, आपको बोलना चाहिए था ना ये बात। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि ये जो पोल्स है ना ये स्ट्रेट मत लो, अगर आप पोल्स को स्ट्रेट ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल फिक्स रहेगी ऐसे, हमेशा ऐसे। रेडियल क्यों लिए मैंने, इसको बोलते हैं रेडियल। ठीक है, इसको पोल्स को ऐसे कॉन्केव शेप क्यों ली, उससे ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलती रहती है। जब ये कॉइल थी ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे। ठीक, जैसे ये कॉइल थोड़ी सी घूम के ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो जाती है, ताकि डाइपोल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री मेंटेन रह सके। इसीलिए हम ये कॉन्केव शेप लेते हैं। कॉन्केव शेप लेने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नहीं रहती है एक तरफ, थोड़ी थोड़ी सी ये भी घूमती रहती है। ठीक, थोड़ी थोड़ी ये भी घूमती रहेगी, सच दैट P में और B में एंगल हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहे। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब होता है कि एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड B वेक्टर इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मेंटेन रह सके। देख लो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ते चलो इनका भी। फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो कहते हैं टॉर्क आंसर था बीना साइन थीटा, तो साइन थीटा 1, थीटा 90 डिग्री, टॉर्क आंसर बीना, तो दिस मेक्स द डिफ्लेक्शन थीटा प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक, इसमें कुछ आपको ऐड करना है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर दो, जो मैंने बातें बोली हैं इसमें इतने बोल वैसे नहीं लिखा हुआ। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब हुआ कि P और B में एंगल हमेशा 90 डिग्री मेंटेन रहेगा।
अगला फंक्शन देखना क्या है, कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का क्या यूज है, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या यूज है, आएगा पेपर में, ये भी आता है ये भी आता है। सॉफ्ट आयरन कोर के दो यूज आपको लर्न ही करते हैं, समझ लो, दो यूजेस लर्न करते हैं। पहला सॉफ्ट आयरन कोर, कहाँ था ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो था ना कॉइल, ये सॉफ्ट आयरन कोर की बनी होती है, इसके ऊपर वाइंडिंग की होती है हमने कॉपर की, ठीक, काफी सारे टर्न दे दिए तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वायरिंग कर रखी है, तो कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं इसमें। एक तो ये हेल्प करता है, हेल्प इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रहने में हेल्प करता है। फिर वही बात सेम कि ये उसमें हेल्प करता है कि P और B के बीच में एंगल 90 डिग्री मेंटेन रह सके, मैं यही आंसर लूं ना कि बिना साइन थीटा लूं, ठीक, एक तो ये उसमें हेल्प करता है। दूसरा, इट रिड्यूसेस एडी करंट लॉसेस, नेक्स्ट चैप्टर में एक करंट आएगा एडी करंट्स, अभी के लिए आप ये मान लो एडी करंट्स अनडिजायरेबल हार्मफुल करंट है जो हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती प्रोड्यूस हो जाते हैं, ये एक हार्मफुल करंट है जो कि लॉसेस करते हैं। अच्छा, लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, तो एडी करंट को थोड़ा कम कर देते हैं सॉफ्ट आयरन को। एडी करंट होते गए, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ आएगा कि एडी करंट क्या चीज है। अभी के लिए आप ये मान लो ये हार्मफुल करंट है, मुझे चाहिए नहीं, फिर भी जबरदस्ती प्रोड्यूस हो जाते हैं, और अगर ये आ गए तो लॉस करेंगे, उन लॉसेस से बचने के लिए हमें इनको कम करना है। कम कैसे करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करके करेंगे, तो इट रिड्यूसेस एडी करंट्स। बोलो ये ठीक है, यहां तक पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट नंबर 3, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी बताओ। अच्छा, दो गैल्वेनोमीटर दे रखे हैं, उनकी सेंसिटिविटी के बारे में कमेंट मारते हैं पहले, चलो समझना। एक बड़ा पुराना सा गैल्वेनोमीटर है, पुराना, आपको नहीं पता कितना पुराना है, एक नया गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा ये बताना। इस वाले गैल्वेनोमीटर में ना 10 एम्पियर का करंट भेजा, हिला भी नहीं, मतलब जैसे ही करंट जाता है तो ये घूम जाता है ना एकदम से, तो ये हिला भी नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, स्प्रिंग वगैरह भी जाम हो गए थे बिल्कुल, इसलिए नया था गैल्वेनोमीटर। इसमें अगर 1 एम्पियर का भी करंट भेजूंगा ना तो एकदम से ऐसे घूम गया, लार्ज डिफ्लेक्शन दे दी इसने। और इसको 1 एम्पियर का करंट भेजा तो इसको तो पता ही नहीं लगा, 2-3 एम्पियर का करंट भेजा तो हल्का सा घूमा, और ये 1 एम्पियर के करंट को भेजने में बहुत सारा घूम गया। तो ज्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर कौन सा होगा, ये हुआ, ये सेंसिटिव है, बड़ा सेंसिटिव है। हम भी तो यही चाहते थे, करंट जाए तो बता दे हमें कि जा रहा है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत पुराना हो गया था। इसको फर्क पड़ा, 1 में ही घूम गया, और ये 1 में तो इसको तो पता ही लगा, 8-10 एम्पियर का करंट भेजा तब जो थोड़ा सा घूमा। तो ज्यादा अच्छा गैल्वेनोमीटर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो सेंसिटिविटी तो आप समझिए क्या है, करंट को जो जल्दी से सेंस कर जाए, करंट सेंसिटिविटी। इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड। देखो इधर बोर्ड पे अक्सर बच्चा ये गलत करके आता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। कितनी डिफ्लेक्शन देगा अगर मैं 1 एम्पियर का करंट भेज दूं तो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। यहाँ पे हम क्या निकालते थे, यहाँ पे हम ऐसे निकालते थे, करंट इज इक्वल टू ये, चलिए देखना, अब मुझे ये निकालना है, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। बच्चा लिख देता है I/θ, वो गलत है भाई, करंट है तो बच्चा ऐसे लिख देता है, करंट पहले लिख देता है I/θ, वो गलत हो जाएगा। इसको समझो क्या बोल रहे हैं, कितने एंगल से घूम जाए जब 1 एम्पियर का करंट भेज दूं तो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू इट। अच्छा, ये डिराइव करना है, हमारे पास फॉर्मूला था बीना इज इक्वल टू k θ, तो k मतलब थीटा ओवर I को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ, BNA ओवर k, थीटा ओवर I उधर ले जा, BNA ओवर k, इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, BNA ओवर k। बच्चा पेपर में ये क्या रहता है, क्योंकि उसने यहाँ से ये पढ़ा होता है, ठीक। ये कौन था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, फिगर ऑफ मेरिट, और वो क्या है, करंट सेंसिटिविटी। बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये नहीं है, ये आंसर है इसका, करंट सेंसिटिविटी का आंसर ये है। वो पूछेंगे अगर k बढ़ा दूं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओ, बताओ बढ़ जाएगी घट जाएगी,
तो करंट अगर ये के अगर बढ़ा दूंगा तो करंट सेंसिटिविटी, ये पूरी करंट सेंसिटिविटी है, तो के बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी घट जाएगी। बच्चा ये बताता है के बढ़ गया जी, करंट बढ़ गया जी, ठीक, तो ये गलत है, वो ठीक है, वहां से आएगा आंसर करंट सेंसिटिविटी का, पक्का। इसी तरह अगला वर्ड है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो करंट और वोल्टेज में क्या ही फर्क होता है वैसे, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यही कहता है V इज इक्वल टू आई आर। करंट सेंसिटिविटी ये थी, इसको वोल्टेज में लेके जाना है, तो आपने क्या करा, बस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, थीटा ओवर V, V इज इक्वल टू आई आर। इसको बोल देते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, BNA ओवर KR को बोल देते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको क्या बोलते थे, करंट सेंसिटिविटी। बस ठीक है, ओके। आखिरी क्वेश्चन, वो अब बोलेंगे, बहुत ज्यादा बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे कैसे बढ़ा सकते हो, या तो जी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, वो कैसे बढ़ेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्ट्रेंथ बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है जी, सॉफ्ट आयरन कोर की जो मैंने लपेटे दिए हुए थे, वाइंडिंग की हुई थी, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या फिर एरिया बढ़ा दो, सॉफ्ट आयरन को बड़ा सा ले लो, और बड़ा ले लो, और बड़ा ले लो, तो एरिया बढ़ा दो, या के घटा दो, ये स्प्रिंग था हार्ड मत लो, थोड़ा सा सॉफ्ट ले लो तो ज्यादा सारा घूम जाएगा, तो के घटा दो, या फिर वायरिंग जो की हुई है उनकी, ये जो वायरिंग लपेटी हुई थी उसकी रेजिस्टेंस घटा दो, ठीक, या तो न्यूमरेटर बढ़ा दो या तो डिनोमिनेटर घटा दो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो 5 नंबर में आएगा मूविंग कॉइल कैलेंडर। हमारा खत्म हो गया, एक टॉपिक रहेगा सिर्फ साइक्लोट्रॉन, नेक्स्ट क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। अब आप बस इसको रिवाइज करोगे उसके साथ, स्टार्टिंग से एंड तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था 5 मार्क्स में।